नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। लाख टके की बात में सबसे पहले आज बात होगी पहलगांव में हुए आतंकी हमले पर बेलगाम सियासी बयानबाजी पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रहार किया है। इसके बाद आपको बताएंगे पहलगाम पर सियासी पोस्टरबाजी के चक्कर में कैसे कांग्रेस खुद ही विकेट आउट हो गई। साथ ही हमारी बात होगी यूपी में पाकिस्तानियों के बाद में अब बांग्लादेशी और रोहिंग्या की तलाश के लिए क्या किया जा रहा है। और फिर आपको बताएंगे योगी सरकार ने जन समस्याओं के मामले में अधिकारियों को क्या निर्देश दिए हैं। अब आपको खबरें दिखाते हैं विस्तार से। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री ने सेना को कार्रवाई की खुली छूट दे दी है। पीएम ने साफ कर दिया है कि टारगेट और समय सेना खुद तय करे। इसके बाद अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। सवाल इसलिए क्योंकि पिछले 48 घंटे में रक्षा मंत्री और पीएम मोदी की ये तीसरी मुलाकात है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग की जिसमें रक्षा मंत्री एनएसए अजीत डोभाल और साथ ही सीडीएस जनरल अनिल चौहान के साथ में तीनों सेनाओं के चीफ मौजूद थे। ये बैठक करीब 1.5 घंटे तक चली जिसमें आर्म चीफ, नेवी चीफ और साथ ही एयर चीफ मार्शल समेत हर किसी से प्रधानमंत्री मोदी ने एक एक करके बात की। मीटिंग में क्या रणनीति बनी है, इसे पूरी तरीके से गोपनीय रखा गया है। देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तरीका, टारगेट और समय सेना तय करिए, खुली छूट दी गई है। कौन कौन मीटिंग में मौजूद था? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस अनिल चौहान, उपेंद्र द्विवेदी थल सेना के प्रमुख हैं, वो भी मौजूद थे। अजीत डोभाल एनएसए मौजूद हैं वहां पर बैठक में, देख सकते हैं आप तस्वीर में। नेवी प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी भी बैठक में मौजूद रहे। वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह भी बैठक में मौजूद रहे और प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी है और ये माना जा रहा है कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देवरिया में आज सीएम योगी ने विकास योजनाओं के शिलान्यास के साथ ही पहलगाम हमले पर एसपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों पर जमकर प्रहार किया। पहलगाम हमले पर बेलगाम सियासी बयानबाजी कर रहे विपक्षी नेताओं को सीएम योगी ने भरे मंच से राष्ट्र धर्म का आईना दिखाया। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं इसी से जुड़ी हुई। देवरिया पहुंचे सीएम योगी ने 667 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके साथ ही आज देशवासी जिस बात पर गुस्से से भरे हैं वो है पहलगाम में हुआ आतंकी हमला। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने भी पहलगाम आतंकी हमले पर समाजवादी पार्टी के नेताओं की सियासी बयानबाजियों पर तीखा प्रहार किया। आपने देखा होगा जब 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान किस किस प्रकार के बयान आते हैं, ये पता लगाने में ही कठिनाई होती है कभी कभी कि ये समाजवादी पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं या कोई पाकिस्तान का प्रवक्ता बयान दे रहा है। सीएम योगी ने एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी घेरा और कहा इनके नेता पहलगाम हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी के घर तक नहीं गए। कानपुर का एक नौजवान अपने परिवार के साथ गया था पहलगाम, स्वर्गीय शुभम द्विवेदी की निर्मम हत्या कर दी गई। जब पत्रकारों ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से पूछा कि आप समाजवादी पार्टी आप वहां क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का थोड़े था। कितना दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बयान है। बंटवारे और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए समाजवादी पार्टी के साथ ही सीएम योगी ने कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा किया। जब भी जातिवाद की राजनीति होगी, जब भी विभाजनकारी राजनीति होगी, तो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार करते हुए आपकी सुरक्षा के साथ ऐसे ही खिलवाड़ करने का कुछ प्रयास करेंगे जैसे वर्तमान में
कुछ कांग्रेस के नेता और समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं। बात कुछ हद तक सही भी है कि जब देश को एकजुट दिखना है तभी सियासत अपनी कारस्तानी से बाज नहीं आ रही। ये समय है देश के बारे में सोचने का, सियासत के बारे में नहीं। थोड़े तत्व अब सिर उठाने का प्रयास कर रहे हैं, इनके भी जहन्नुम में जाने के दिन बहुत शीघ्र सामने दिखाई देंगे। और इसीलिए बहनों और भाइयों, आज हम सब आपके बीच इसी बात को लेकर के आए हैं। आखिर देश के बारे में कुछ तो दायित्व होने चाहिए, एक तो सीमा होनी चाहिए, सार्वजनिक जीवन में एक लक्ष्मण रेखा तो होनी चाहिए। जब राजनीतिक पूर्वाग्रहों से ऊपर उठ करके हम देश के बारे में सोचें, समाज के बारे में सोचें। देवरिया से सीएम योगी का साफ संदेश है कि देश की एकता और सुरक्षा के खिलाफ विवादित बयान देने वाले नेताओं को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान से तनातनी के बीच में जहां पूरा देश एकजुट है, तो वहीं पर कांग्रेस की राजनीति जारी है। कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्टर पोस्ट किया है। इस पोस्ट पर जमकर हंगामा बरपा है। बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। ऐसा क्या है इस पोस्टर में, देखिए। जब देश के सियासतदानों को सबसे ज्यादा साथ आने की जरूरत है, तब कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल पर जारी किया गया है पोस्टर सवाल खड़े करता है। इस पोस्टर में एक इंसान का कटआउट है जिसका सिर गायब है और लिखा गया है जिम्मेदारी के समय गायब। यानी सांकेतिक तौर पर यह पोस्टर किसे टारगेट करते हुए जारी किया गया है ये बताने की जरूरत नहीं, लेकिन बीजेपी को कांग्रेस पर हमलावर होने का मौका मिल गया है। बीजेपी ने इस बेहद संवेदनशील घड़ी में जारी किए गए इस तरह के पोस्टर को लेकर कांग्रेस को घेर लिया है। कांग्रेस के इस पोस्टर को उस वक्त और हवा मिल गई जब पाकिस्तान के पूर्व मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने इसे अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर कर दिया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। बीजेपी के शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के लोग पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी केवल पाकिस्तान की जुबान नहीं बोल रही है, बल्कि उनकी कार्य संस्कृति, उनके संस्कार, उनके रीति रिवाज भी पाकिस्तान की तरह हो चुके हैं। हमने देखा मणिशंकर अय्यर से लेकर रॉबर्ट वाड्रा, तारिक कर्रा से लेकर सिद्धरमैया, विजय वड़त्तीवार, ये सभी लोग पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं, पाकिस्तान की जुबानी बोल रहे हैं। और अब जिस प्रकार से पाकिस्तान के एक एम्बेसी के स्टाफ ने सर तन से जुदा करने वाला एक्शन किया था यूके में, उसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी एक चित्र दिखाती है और प्रधानमंत्री मोदी जी के ही सिर को तन से अलग करने का दृश्य दिखाती है या सर तन से अलग कर देती है। ये किस प्रकार की मानसिकता है? अब कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की और इस प्रकार के आतंकी जिहादियों की भाषा बोलने लग गई। ये पोस्टर ऐसे वक्त में जारी किया गया है जब कांग्रेस नेताओं को पहलगाम के मुद्दे पर पार्टी लाइन से न भटकने की हिदायत दी गई है। लेकिन एक बार फिर इस बेहद संवेदनशील मुद्दे पर कांग्रेस का इस तरह का राजनीतिक हमला सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस के पोस्ट पर बीजेपी ने हल्ला बोला है और इस सियासी पोस्टरबाजी के चक्कर में कांग्रेस खुद हिट विकेट हो गई। कांग्रेस की घिनौनी घटिया मानसिकता स्पष्ट दिख रही है। कुंठित मानसिकता से जिस तरह से कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है और कांग्रेस का घिनौना चेहरा स्पष्ट दिख रहा है। लेकिन कांग्रेस और कुछ विपक्षी दलों की क्या मजबूरी है कि पाकिस्तान के बोल बोलने जरूरी है, पाकिस्तान का समर्थन करना जरूरी है? क्या उनको भारत के लोगों का खून बहता, इस पर उनका खून खौलता नहीं है? क्या पाकिस्तान से बदला लेने का उनका दिल करता नहीं है? क्यों पाकिस्तान के बोल बोलते हैं? आप देखिए इस तस्वीर में क्या प्रतिबिंबित है। ये
शरीर है, सर नहीं है। सर तन से जुदा आज लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस की विचारधारा, आधारशिला उनका चरित्र बन गई है। पहलगांव हमले के बाद में यूपी में पाकिस्तानियों पर एक्शन के बाद अब बांग्लादेशी और रोहिंग्या की तलाश की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है। सभी जिलों के डीएम, एसपी को निर्देश दे दिए गए हैं। यूपी के सभी जिलों में बांग्लादेशियों की तलाश की जा रही है। देखिए, पहलगाम आतंकी हमले के बाद उत्तर प्रदेश से चुनकर पाकिस्तानी नागरिकों को बाहर निकालने के बाद अब अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस कप्तानों को बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान को चिन्हित कर उन्हें बाहर निकालने का निर्देश दिया है। कश्मीर की घटना के बाद जिस तरह का तनाव है, इस तनाव के बाद पूरे देश भर में आज इंटेलिजेंस एजेंसियां सक्रिय हैं। आज सुरक्षा एजेंसियां लगातार कार्रवाइयां कर रही हैं कि कहीं किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्तिजनक गतिविधि अगर है तो उस पर त्वरित गति से एक्शन हो। उत्तर प्रदेश में भी जहां कहीं भी पाकिस्तानी नागरिक आज रह रहे हैं उनको खाली करने के लिए निर्देश किए गए हैं। जहां भी रोहिंग्या या बांग्लादेशी हैं उनको भी चिन्हित करने का काम कर रहे हैं। दरअसल सीएम योगी का साफ निर्देश है कि सभी जिलों में तलाशी अभियान चलाकर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को चिन्हित कर उन्हें वापस भेजा जाए। इसके लिए सभी जिलों के डीएम, पुलिस कप्तान और पुलिस कमिश्नरों को निर्देश दे दिए गए हैं। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं इनके खिलाफ अभियान चलाकर इनको भी उत्तर प्रदेश से बाहर किया जाए। जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद में यह अभियान उत्तर प्रदेश में पूरे हर जिले में, हर कमिश्नरी स्तर पर शुरू हो गया है। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है। पाकिस्तानियों के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों की तलाश तेज कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर एक और पोस्टर है जो विवादों में है। ये पोस्टर समाजवादी लोहिया वाहिनी ने लगाया है, जिसे लखनऊ में एसपी ऑफिस के बाहर लगाया गया है। इस होर्डिंग में अखिलेश को अंबेडकर जैसा दिखाने की कोशिश की गई है। बाबा साहेब अंबेडकर की आधी तस्वीर और आधी तस्वीर अखिलेश यादव की लगाई गई है और बाद में एसपी ऑफिस के बाहर से ये होर्डिंग हटा भी दी गई। इतना ही नहीं, एक और तस्वीर भी सामने आई है जिसमें बाबा साहेब और अखिलेश के पोस्टर वाली फोटो अखिलेश यादव को गिफ्ट की जा रही है। तो ये होर्डिंग्स भी काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुई और साथ ही ये जो तस्वीर है ये भी काफी ज्यादा वायरल हुई है। बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है और साथ ही सवाल उठाया है। बीजेपी के नेता की तरफ से कहा गया कि जब समाजवादी पार्टी सत्ता में रहती है तो दलितों का अपमान करती है और जब सत्ता से बाहर होती है तो इस तरह के पोस्टर जारी करती है। वहीं कैबिनेट मंत्री सज्जन निषाद और असीम अरुण ने पोस्टर को लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा। कहा है कि जब ये सत्ता में होते हैं तब ये दलितों पर अत्याचार करते हैं और जब बाहर रहते हैं तो पोस्टर जारी करते हैं। वहीं मंत्री अनिल राजभर ने भी पोस्टर को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। और जब भी ये सत्ता में आते हैं तो हमेशा अंबेडकर के फोटो हटाना, उनकी मूर्ति तोड़ना, उनके लोगों पर अत्याचार करना और जो भी अंबेडकरवादी मिशन पर कुछ भी काम किया हो तो अंबेडकर का नाम ये सामाजिक नहीं है ना। अंबेडकर का नाम ही है कि निचले पावदान पर रहने वाले व्यक्ति को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ये बहुत बड़ा अपमान है बाबा साहब का। वैसे तो अखिलेश जी हमेशा से बाबा साहब का अपमान करते रहे हैं। अपनी कलम, जो मुख्यमंत्री की कलम उनके हाथ में थी, तो उन्होंने बाबा साहब का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और आज इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है कि अपने आप को बाबा साहब के बराबर, बल्कि बाबा साहब के बराबर आधा आधा करके प्रस्तुत कर रहे हैं। मुझे लगता है ये कानूनी जुर्म तो है ही, लेकिन साथ साथ ये तमाम लोगों की, जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, उनकी आस्थाओं पर कुठाराघात है। सामाजिक परिवर्तन के आधार पर मुलायम सिंह जी ने पार्टी बनाया, लेकिन
आप 4 बार वो सरकार में रहे, उनका काम देखिए ना, वो कहाँ के समाजवादी हैं और कहाँ का सामाजिक परिवर्तन है। उनका सामाजिक परिवर्तन की परिकल्पना उनके परिवार तक सीमित है। और वहीं बीजेपी के राज्यसभा सांसद बृजलाल ने कहा है कि समाजवादी पार्टी बाबा साहेब से नफरत करती है। यादव जी, आज मैंने भी चित्र देखा, आधा अखिलेश यादव जी का और आधा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और वही चित्र इनके कार्यकर्ता अखिलेश यादव जी को प्रेजेंट कर रहे हैं बाबा साहब के बराबर। अरे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी बाबा साहब की सबसे बड़ी विरोधी रही है, नफरत करती थी। आपको याद है कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज। अखिलेश यादव जी वहीं सांसद हैं, और जब ये मुख्यमंत्री बने तो बाबा साहब का नाम हटा दिया गया। ये एक आपके जनेश्वर मिश्रा पार्क, इसका नाम था अंबेडकर ग्रीन गार्डन। अखिलेश जी आए तो उसको बना दिया गया जनेश्वर मिश्रा पार्क। योगी सरकार ने जन समस्याओं के मामलों में सख्त निर्देश जारी किए हैं। अधिकारियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2 टूक शब्दों में चेतावनी दी है। अब सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों के भेजे गए लेटर की अनदेखी करने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखिए। सीएम योगी ने जनता की समस्याओं के तुरंत समाधान के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब अगर सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों के पत्रों की अनदेखी की गई तो जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। यदि कोई जनप्रतिनिधि कोई जन कल्याण के विषय के लिए पत्र लिखता है, फोन करता है, तो उसको प्राथमिकता के आधार पर उसका हल निकालें। साथ ही साथ एक रजिस्टर रखें जिनमें उन पत्रों का किस तिथि में प्राप्त होना हुआ है और कब उसका निस्तारण हुआ है, उसको भी अंकित करें। तो निश्चित रूप से जन कल्याण के लिए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सीएम के निर्देश पर सभी प्रमुख सचिवों, डीजीपी, मंडल आयुक्तों, विभाग अध्यक्षों, जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी कर दिया है। आदेश में साफ है कि हर सरकारी दफ्तर में जनप्रतिनिधि पत्राचार रजिस्टर बनाना अनिवार्य होगा, जिसमें सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों से मिले लेटर का पूरा ब्यौरा दर्ज करना होगा। रजिस्टर हर जिला मुख्यालय पर होना चाहिए और हर ऑफिस में होना चाहिए, जिसमें जनप्रतिनिधि जो पत्राचार करते हैं उसका ब्यौरा दर्ज हो। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों और कमिश्नरों और पुलिस अफसरों को निर्देशित कर दिया है कि जनप्रतिनिधियों की कोई समस्या जनता से जुड़ी होती है तो उसका तत्काल निराकरण कराएं और जवाबदेही अफसरों की तय होगी। यही नहीं, लेटर मिलते ही संबंधित अधिकारी को न केवल तत्काल कार्रवाई करनी होगी, बल्कि निस्तारण की स्थिति से भी जनप्रतिनिधि को वक्त पर जानकारी देना अनिवार्य होगा। इससे जनप्रतिनिधियों को बार बार एक ही मामले में लेटर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रायबरेली जिला विकास समिति की बैठक में हंगामा हो गया है। यह हंगामा राहुल गांधी की मौजूदगी में हुआ। तो रायबरेली जिला विकास समिति की बैठक में हंगामा देखने को मिला और यह हंगामा राहुल गांधी की मौजूदगी में हुआ है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं रायबरेली की। राहुल गांधी रायबरेली गए हुए थे और इसी दौरान हंगामा देखने को मिला। अधिकार क्षेत्र को लेकर बहस छिड़ी थी। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने सवाल उठाए और कहा कि पहले अपना अधिकार क्षेत्र पता करके आइए। और उससे केवल उज्ज्वला योजना की समीक्षा हमको दिशा देती है, अधिकार देता है। ऐसा करेंगे हम लोग ये देखिए अनाथ आप कुछ भी कर सकते हो, पारंपरिक रूप से कुछ भी कर सकते हो। बैठे हो, हम भी जनप्रतिनिधि, आप भी जनप्रतिनिधि हो। अन्य विषय अध्यक्ष की अनुमति से ला करके और उन विषयों पर निगरानी करो, अनुश्रवण करो, लेकिन वो दिशा के। और दिल्ली से खबर है जहां पर जस्टिस बीआर गवई होंगे अगले सीजेआई। 14 मई से पदभार संभालेंगे। राष्ट्रपति ने बीआर गवई को अगला सीजेआई नियुक्त कर दिया है और साथ ही 14 मई वो डेट जब अपना पदभार ग्रहण करेंगे बीआर गवई।
और अब बात करते हैं चारधाम यात्रा की। तो कल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। पूरे विधि विधान के साथ सुबह 10:30 पर गंगोत्री धाम के कपाट 6 महीने के लिए श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। आज उत्तरकाशी के मुखवा से मां गंगा की उत्सव डोली गंगोत्री के लिए रवाना हुई और मुखवा में मां गंगा का शीतकालीन प्रवास है और आज यहां से मां की डोली रवाना हुई है। मां की उत्सव डोली के साथ सैकड़ों भक्त भी गंगोत्री के लिए रवाना हुए। मां की डोली आज भैरवनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम करेगी और कल सुबह गंगोत्री धाम में डोली पहुंचेगी। इसके साथ ही कल यमुनोत्री धाम के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। मां यमुना के शीतकालीन प्रवास खरसाली से सुबह 8:28 पर शनिदेव की डोली यमुना की उत्सव की डोली के साथ में यमुनोत्री धाम के लिए रवाना होगी। श्रद्धालु आप देख रहे हैं इनके साथ है मां भगवती गंगा के लिए आज रात्रि निवास हम लोग भैरव घाटी भी करेंगे। पूरी रात कीर्तन भजन चलता है और उसके बाद कल सुबह दूसरे दिन हम जो है 30 अप्रैल को गंगोत्री धाम पहुंचेंगे। वहां पर विधि विधान से मां भगवती गंगा की पूजा अर्चना के बाद 10:30 बजे कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। तृतीया शुक्ल पक्ष 30 अप्रैल बार बुधवार, नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र, योग शुभ योग, समय 11:55 पर समस्त श्रद्धालुओं हेतु मां यमुना जी के कपाट विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ यमुनोत्री धाम में खोल दी जाएंगे। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।